हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस मेडावल हिस्ट्री सीरीज जिसमें हम प्रोविंशियल किंगडम्स ऑफ मेडावल इंडिया का जो टॉपिक है इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट का जो लेक्चर था इसमें हमने हमारे बहमानी सल्तनत्स के बारे में हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था। लास्ट के लेक्चर्स में जो लास्ट हमने रीसेंट लेक्चर जो हमने डिस्कशन किया है रीसेंट लेक्चर में, उसमें हमने विजयनगर किंगडम और बहमनी सल्तनत के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था, इन दोनों के बीच में आखिर क्या ऐसा हो रहा था कि इनके बीच में इतने ज्यादा तनाव थे। वो तनाव हमने डिस्कस किए, उनका कारण क्या रहा, वो सब चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की। वो लास्ट के लेक्चर में हमने वो कंप्लीट कर लिया था। आज दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ बहमनी सल्तनत जिसमें हम इसका एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट है इसे समझेंगे। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी डायनेसिटी। आई हैव ever told you on the every time I have mentioned this, that the administration of each and every dynasty, each and every kingdom is important, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने की जो संभावना होती है वो ज़्यादा रहती है। यहाँ पर क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और ये पार्ट जो होता है हमारा एक फैक्चुअल जो है पोर्शन है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। ये जो है फैक्चुअल हमें नॉलेज ज़्यादा देते हैं, तो इसी वजह से इन सबको जो है हमें समझना इम्पोर्टेंट रहता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे विद दिस बहमनी सल्तनत के जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे वर्क कर रही थी उसके बारे में। विदाउट वेस्टिंग दिस टाइम लेट्स स्टार्ट विद बहमनी एडमिनिस्ट्रेशन। बहमनी सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखना है हमें। जो बहमनी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, एक तो ये बहुत ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज था। कैसे था? जो पुराने सल्तनत के जो रूलर्स थे, इस सल्तनत के जो पहले रूलर्स हुआ करते थे, जो पहले रूलर्स थे इस सल्तनत के जो पहले प्रीवियस रूलर्स हुआ करते थे, बिफोर गवान, गवान से पहले, गवान के आने से पहले जितने भी जो है सुल्तान्स आए हैं, जितने भी रूलर्स आए हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिवाइड किया था। उन्होंने किसे डिवाइड किया था? डिवाइडेड एडमिनिस्ट्रेशन, और आई विल से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो इन्होंने इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को डिवाइड किया था तरफ्स के अंदर। और ये तरफ्स जो होते हैं इन्हें कहा जाता है, ये प्रोविंसेस हैं। ये बेसिकली प्रोविंसेस हैं। ये हमने पहले भी बात की है कि दीज आर प्रोविंसेस और दीज आर कॉल्ड तरफ्स। तो इनको जो है 4 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, डिवाइडेड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इनटू 4 तरफ्स। देखो ये 4 यूनिट्स में डिवाइड किया था जो पहले सुल्तानेट्स हुआ करते थे। जितने भी पहले सुल्तान आए हैं उन सुल्तान ने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को 4 प्रोविंसेस, 4 तरफ्स के बीच में डिवाइड किया था। ये गवान के आने से पहले की बात हो रही है। जो गवान आया था, गवान के आने से पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, दैट वाज डिवाइडेड इनटू 4 तरफ्स और प्रोविंसेस। तरफ को ही प्रोविंस बोला जाता है। तो ये अभी आपको मेमोराइज होना चाहिए। तो पहले ये 4 जो हमारे प्रोविंसेस थे उसमें डिवाइडेड था। और वो कौन कौन से थे? आई एम राइटिंग हियर देयर नेम्स। ये प्रोविंसेस थे, अभी ये प्रोविंसेस के नेम्स हैं, दैट इज दौलताबाद, बिदर, बिरार एंड गुलबर्ग और गुलबर्ग। ये चारों क्या हैं? ये चारों हैं प्रोविंसेस, या इन्हें बोला जाता है कि ये चारों क्या हैं? तरफ। ये तरफ्स हैं या इन्हें प्रोविंसेस कहा जाता है।
तो ये सब चीजें अभी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं कि पहले बिफोर गवान, गवान के आने से पहले सल्तनत ने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। उन 4 पार्ट्स को बोला जाता है तरफ्स और प्रोविंसेस, और ये प्रोविंसेस के नाम हैं दौलताबाद, बिदर, बिरार, गुलबर्ग। तो ये थे। आफ्टर अभी जो गवान आता है, आफ्टर दिस गवान जब आकर बैठता है एज अ वजीर की फॉर्म में, तो वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को चला रहा है। ये एज अ प्राइम मिनिस्टर बैठा है आके, और गवान ने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को डिवाइड किया। इसे डिवाइड किया था 8 यूनिट्स के अंदर। इसे 8 यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया था। लेट मी राइट 8 अगेन। 8 यूनिट्स के अंदर इसे डिवाइड कर दिया था गवान ने। तो इतना यहाँ पर समझ में आया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो रूलर हैं दैट इज मोहम्मद वन जो थे, इन्होंने डिफीट किया था विजयनगर किंगडम को। मोहम्मद वन जो थे, इन्होंने डिफीट किया था, डिफीटेड विजयनगर विजयनगर किंगडम को। एंड इन्होंने कॉन्सिक्वेंटली गोलकोंडा को भी यहाँ पर जो है एनेक्स कर लिया था, एंड कॉन्सिक्वेंटली गोलकोंडा वाज एनेक्स टू द बहमनी सल्तनत। तो इन्होंने जो है, जो मोहम्मद वन थे, इन्होंने विजयनगर का जो किंगडम था इसको जो है डिफीट कर दिया था। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, एंड कॉन्सिक्वेंटली और इसका जो है एक परिणाम क्या निकल रहा है, इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। इसका रिजल्ट आ रहा है कि इन्होंने जो है गोलकोंडा को गोलकोंडा को इन्होंने एनेक्स कर लिया। ये एनेक्स हो चुका है। इसे अपने जो है इन्होंने बहमनी सल्तनत के अंदर इसे मिला लिया, इसे एनेक्स कर लिया। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो भी यहाँ पर प्रोविंस बनता है, जो भी प्रोविंस बन रहा है, ये किसके अंडर है, ये तरफदार के अंडर है। ये तरफदार के अंडर हो चुका है। तो एक तो हमने प्रोविंसेस बनाए, प्रोविंसेस को जो है किसके अंडर रख दिया, तरफदार के अंदर रख दिया। तरफदार को ही सूबेदार कहा जा सकता है, इसे सूबेदार भी कहा जा सकता है। तरफदार इज हु आल्सो कॉल्ड एज सूबेदार, तो इसे सूबेदार भी कहा जा सकता है और इसे तरफदार भी कहा जा सकता है। तो अभी तक हमने यहाँ तक देखा कि सभी जो है प्रोविंसेस को पहले 4 जो है यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया था, लेकिन जब गवान आ चुके थे तब उन्होंने 8 यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। 8 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया। तो जो मोहम्मद वन है, इन्होंने विजयनगर को डिफीट करके गोलकोंडा को अपने जो है बहमनी सल्तनत के अंदर इसे जो है इंक्लूड कर लिया, इसे जो है एनेक्स कर लिया इसको। उसके बाद हमने यहाँ पर बात की कि हर प्रोविंस जो है ये अंडर रहेगा तरफदार के, और तरफदार को सूबेदार भी कहा जा सकता है। और हर प्रोविंस के अंदर एक लैंड जिसे खलीसा बोला जाता है, यहाँ पर एवरी प्रोविंस, हर प्रोविंस के अंदर क्या होगा, एक खलीसा होगा, एक खलीसा होगा। और इसे तरफदार के जो जुरिसडिक्शन है, तरफदार का जो यहाँ पर इसका एक
एक इसके अधीन नहीं होगा। तरफदार की जो पावर है, उसका जो जुरिसडिक्शन है, उसके अंडर ये नहीं आएगा। ये खलीसा तरफदार के अंडर नहीं आएगा, क्योंकि खलीसा जो होगा, खलीसा इज यूज्ड, इसे यूज किया जाएगा फॉर मीटिंग expenses of king and royal household। खलीसा एक लैंड होता है, एक जो है लैंड, एक जमीन का जो है एक हिस्सा होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ लैंड, और जो कि तरफदार के अंडर नहीं आएगा। इसके ऊपर जो भी पावर्स होंगी वो तरफदार के अंडर नहीं आएगा। जो जुरिसडिक्शन होगी वो तरफदार नहीं देखेगा। इसे खलीसा को यूज कौन करेगा? इसे जो किंग है, किंग अपने एक्सपेंसेस को जो है मीटअप करने के लिए, अपने रॉयल हाउस होल्ड की जो उसको जरूरत है उसको पूरा करने के लिए ये इस खलीसा लैंड को यूज करेगा। तो ये बेसिकली किंग और रॉयल हाउस होल्ड की जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसको जो है अपने लिए कुछ चीज़ें चाहिए, तो वो अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए, अपने खर्चों को यहाँ पर पूरा करने के लिए ये खलीसा लैंड को यूज़ करेगा। कौन करेगा? किंग करेगा। और किंग अपने रॉयल हाउस होल्ड, मतलब कि अपने राज्य परिवार का जो भी इसको कुछ चीज़ें चाहिए उसके लिए ये खलीसा लैंड को यूज़ करेगा। इसके बाद जो सैलरीज हैं एंड ऑब्लिगेशंस हैं एवरी नोबल की, हर नोबल की जो सैलरीज होती थी, कुछ भी उनको चाहिए तो वो सब चीजें फिक्स रहती थी, उनकी सैलरीज फिक्स होती थी। तो नोबल्स की सैलरीज जो थी दे वर फिक्स्ड, और नोबल्स जो होते थे, दोज नोबल्स, आई एम टॉकिंग हियर अबाउट द नोबल्स, इनकी सैलरीज जो हुआ करती थी वो फिक्स होती थी। और जो भी नोबल्स जो थे, इन अगर कोई नोबल 500 हॉर्सेस इसने रखे हुए हैं, 500 हॉर्सेस को इसने रखा हुआ है, तो इस नोबल को, जिसने 500 घोड़े रखे हैं, जिस भी नोबल के पास 500 घोड़े होते थे, उनको जो है हर वर्ष एनुअली उनको जो है 10 लाख हुंस दिए जाते थे। इनको जो है 10 लाख हुंस जो थे वो एनुअली पे किए जाते थे। जो भी नोबल होगा, नोबल की सैलरीज वैसे फिक्स होती थी, और जिस भी नोबल के पास 500 घोड़े होते थे उसको जो है एनुअली, उसको हर साल 10 लाख हुंस दिए जाते थे, उसको 10 लाख हुंस दिए जाते थे। और अगर ये नोबल जो है इसके पास जो कोई भी अपनी आर्मी को ये मेंटेन नहीं रख पाया, इसकी जो आर्मी का नंबर होता था, इसकी आर्मी, एक आर्मी हुआ करती थी, ट्रूप्स हुआ करते थे, आर्मी और अविलरी ट्रूप्स, इनका जो है नंबर जो है एक फिक्स हुआ करता था। इनका नंबर पहले फिक्स किया जाता था। जब इनका नंबर फिक्स है, अगर आर्मी या ट्रूप में से किसी का भी नंबर जो है वो डाउन चला गया, मतलब कि एक नोबल के पास अगर 100 ट्रूप्स होंगे, अगर उसके पास सिर्फ 80 ट्रूप्स हैं, तो उसको जो है वो पेमेंट देना पड़ता था बैक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो पे किया करता था, अगर उसका एक भी जो है उसके नंबर ऑफ सोल्जर्स में से या नंबर ऑफ ट्रूप्स में से कोई भी पर्सन जो है उसका नंबर जो है अगर कम होता है, इसका नंबर जो है ये डिक्रीज करेगा, तो जो नोबल होगा या तरफदार होगा वो पे करेगा, उसे पे करना पड़ेगा टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसे अमाउंट जो होगा, इनको एक अमाउंट पे करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये यहाँ पर इनके लिए एक मैंडेटरी सी चीज होती थी,
यहाँ पर जो ट्रूप्स होते थे, ट्रूप्स का एक नंबर जो है यहाँ पर फिक्स रहता था कि एक के पास 100 ट्रूप्स होंगे या 50 होंगे, कुछ एक शॉर्ट नंबर जो है इनको दिया जाता था। तो इन ट्रूप्स का अगर नंबर कभी भी कम होता है तो उसके लिए, उसके बदले में इनको नोबल्स को जो है, या जिसके पास भी आर्मी होगी, अगर नोबल्स के पास है तो उनको, अगर तरफदार के पास भी है तो उनको भी, तो उनको जो है एक अमाउंट पे करनी पड़ती थी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो पे करना पड़ता था। और नोबल्स की जो सैलरी हुआ करती थी, लेट मी राइट इन द नेक्स्ट स्लाइड, चलो ऊपर ही लिख देते हैं। तो इनकी जो सैलरीज हुआ करती थी, इनकी जो सैलरीज हुआ करती थी वो पे करनी पड़ती थी कैश के अंदर, या इनको लैंड फॉर्म के अंदर, जिसे जागीर भी कहा जाता था। जागीर की फॉर्म के अंदर या कैश की फॉर्म के अंदर इनको अपनी सैलरीज मिलती थी। तो जो सैलरीज इनको मिल रही थी, दे वर पेड इन कैश और इन द फॉर्म ऑफ जागीर, जिसे लैंड फॉर्म कहा जाता है। जो लैंड ग्रांट दी जाती थी, जो एक लैंड ग्रांट के फॉर्म में, लैंड ग्रांट का जो फॉर्म है उसके फॉर्म के अंदर इनको जागीर एज अ पे की जाती थी। तो इसके बाद जो है, जो ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण्स दे वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर आर्म्स। तो जो ब्राह्मण्स थे यहाँ पर, जो कुछ हिंदू ब्राह्मण्स को भी इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दिया हुआ था, दे वर वेरी वेल नोन टू द फायर आर्म्स। उनको भी जो है फायर आर्म्स के बारे में पता था। फायर आर्म्स होते हैं, जस्ट इन अ सिंपल लैंग्वेज मैं बताऊं, देन दे आर द गन्स, और इनको जो है हिंदी में बंदूक कहते हैं, बंदूकें। ये इन सब चीजों को जो है वो यूज किया करते थे। नॉट इट इज लाइक के भी बम, बंदूकें, ये सब चीजें नहीं है, लेकिन बंदूक जो होती है जिसे असला बोला जाता है, आई विल नॉट, ये सब चीजें ऐसे नहीं बोलनी चाहिए। दीज आर वेरी बैड थिंग्स। ये जो है अगर पुलिस के पास है तो ही ज्यादा बेटर है, आर्मी के पास है तभी ज्यादा अच्छी लगती हैं, कॉमनर्स के पास ये चीजें अच्छी नहीं लगती। हम सिविलियंस जो हैं, वी डोंट रिक्वायर सच थिंग्स। अगर हमारे पास पुलिस है, हमारे पास लॉ है, हमारे पास आर्मी बैठी है टू प्रोटेक्ट अस पीपल, हम लोगों के लिए वो दिन रात खड़े हैं, दिन रात हमारे लिए वो मेहनत कर रहे हैं, देन आई विल से कि हमारे लिए ये सब चीजें नहीं बनी हैं। हमें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। द लॉ इज मेड फॉर अस, ये हम लोगों के लिए ही बना है, और ये लॉ के ऊपर भरोसा हमें ही करना है। अगर हम भरोसा नहीं करेंगे तो फिर ये लॉ वर्क नहीं करेगा। आई रिक्वेस्ट, एक मैसेज है आप लोगों के लिए, जैसे कि अभी तक हमने केसेस देखे हैं, कितने सारे केसेस हो रहे हैं, तो उन केसेस को देखते हुए हमें ये, मुझे ये लगता है कि हम सबको जो है कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अनएथिकल एंड इमोरल वर्क्स जो हैं हमें कमजोर भी बनाती हैं, और ये हमारा एक कैरेक्टर भी बना देती हैं कि इसका कैरेक्टर ही ऐसा होगा। तो आपका कैरेक्टर जो है ऐसा ना हो, आपको कोई उंगली ना करे, तो इसीलिए अपना कैरेक्टर भी अच्छा रखें, और अनएथिकल मेथड्स का यूज बिल्कुल भी न करें, बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये सब चीजें आपको ही, आप एक विलन के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करती हैं इन द सोसाइटी। सोसाइटी को अच्छा बनाना है तो अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी, अपने आप को अच्छा बनाना पड़ेगा। दिस इज माई मैसेज टू यू पीपल। तो जो बहमनीज थे, बहमनीज भी जो है, बहमनीज के अंदर हिंदूज वर्क कर रहे थे। हिंदूज हमने देखा कि जो है बहुत सारे यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उनका जो है एक दबदबा सा देखने को मिल रहा है। तो उनको जो है देवर, उनको यूज करना आता था, दे नो हाउ टू यूज फायर आर्म्स। तो फायर आर्म्स का किस तरीके से यूज करना है वो इनको पता था, और इनका यूज करने के लिए इन्होंने एम्प्लॉय किसे किया हुआ था। आपको कोई चीज सिखानी हो, इफ आई हैव टू टीच यू समथिंग लाइक आर्चरी, then I will say to a professionalist na, the person who is professional in archery, जो archery के अंदर professional होगा, I will call that person so that he or she can teach you
हाउ टू जो है हाउ टू प्ले दिस आर्चरी, जो आर्चरी जो आप प्ले करते हो, जो आर्चरी जो है हम जो खेली जाती है इन हमने देखा है जो ओलंपिक्स के अंदर आती है, ये आर्चरी को कैसे खेला जाता है, ये सब चीजें आपको एक प्रोफेशनल बताएगा. इफ आई हैव टू टीच यू कराटे, इफ आई हैव टू टीच यू आर्ट लाइक थिंग्स, देन उसके प्रोफेशनलिस्ट को बुलाना पड़ेगा. अभी आप जो है अगर एग्जाम्पल देखें तो फिर अगर आपको मैं कहूँ कि भी मैं आपको पॉलिटी भी जो है आपको मैं जस्ट बेसिक ऑफ पॉलिट इंडियन पॉलिटी बता सकती हूँ. आई कांट टीच यू दैट मच ऑफ पॉलिटी. जैसे कि अगर कोई पीएसआईआर का मैं आपको पीएसआईआर नहीं पढ़ा सकती. मैं आपको पीएसआईआर नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मेरा वो ऑप्शनल ही नहीं है. मेरे पास उसकी एक प्रोफेशनलिटी ही नहीं है. इंडियन पॉलिटी पढ़ाना इजी हो सकता है लेकिन पीएसआईआर को पढ़ाना इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि पीएसआईआर एक पीएसआईआर का प्रोफेशनल ही आपको पढ़ा सकता है, या जिसने इस सब्जेक्ट के बारे में रीड किया है, जिसको इस सब्जेक्ट की नॉलेज है, वो आपको दे सकता है. अगर मैं आपको कहूँ कि आई कैन टीच यू एथिक्स, अगर मैंने एथिक्स पढ़ा है, आई नो एथिक्स कैसे रीड किया जाता है, बट लेकिन जो फिलोसफिकल टीचर होगा दैट कैन मेक यू मोर realize that how can we use the arguments, how can we use the example in each and every case. हर केस स्टडी के अंदर कैसे एग्जाम्पल पढ़नी है, उसके अंदर कौन सा जो है कॉन्सेप्ट लगेगा, उसको हम क्वेश्चन को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, एथिक्स क्या होता है, वो सब चीजें जो है वो आपको एक फिलोसफी का जो टीचर होगा that can make you taught that subject very much better way. तो ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा तो वो आपको ज्योग्राफी के स्पेशलिस्ट आपको पढ़ा सकते हैं. हिस्ट्री ऑप्शनल मेरा सब्जेक्ट है, देन आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वर्क्स, तो मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा सकती हूँ. तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो फायर आर्म्स को जो है सिखाने के लिए इन्होंने किसे एम्प्लॉय किया हुआ था, टर्किश को यहाँ पर एम्प्लॉय किया हुआ था. इन्होंने एम्प्लॉय किया था टर्किश को, टर्किश को एम्प्लॉय किया हुआ था, और पोर्तुगीज को, और पोर्तुगीज को इन्होंने एम्प्लॉय किया हुआ था. ये क्या थे, ये सभी क्या थे, ये एक्सपर्ट थे, ये एक्सपर्ट्स थे. दे आर एक्सपर्ट्स इन देयर वर्क. तो हर एक्सपर्ट ही आपको हर चीज सिखा सकता है. तो फायर आर्म का यूज भी एक टर्किश और जो पोर्तुगीज एक्सपर्ट्स थे वो ही इनका जो है वो कैसे चलाना है, कैसे इनको जो है हम यूज कर सकते हैं, इनको चलाने का जो तरीका था वो आपको ये एक्सपर्ट्स ही बता सकते थे. तो इनको एम्प्लॉय किया हुआ था. इनको एम्प्लॉय करने का मेन पर्पस था टू ट्रेन सोल्जर्स. तो सोल्जर्स को ट्रेन करना इन लेटेस्ट वेपनरी ऑफ वॉरफेयर. तो हर जो है यहाँ पर वेपन्स को जो है वॉरफेयर के अंदर यूज होने वाले वेपन्स को, जो लेटेस्ट वेपन्स आते हैं उनको किस तरीके से यूज करना है, उनको एक्सपर्ट जो है इन्होंने बुलाए थे. टर्किश और पोर्तुगीज एक्सपर्ट्स को बुलाया था, इनको एम्प्लॉय किया हुआ था ताकि ये सोल्जर्स को ट्रेन कर सकें. तो यहाँ पर आगे अगर मैं बात करूं तो जो बहमनी रूलर्स थे दे वर डिपेंडेंट फॉर मिलिट्री सपोर्ट ऑन हिज आर्मीज. तो जो बहमनी शासक थे, जो रूलर्स थे, वो मिलिट्री सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करते थे ऑन हिज आर्मीज. तो मिलिट्री सपोर्ट के लिए वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, ऑन आर्मीज के ऊपर डिपेंडेंट थे. जो रूलर्स थे ये डिपेंडेंट थे किसके लिए, मिलिट्री सपोर्ट के लिए, आर्मिड्स के ऊपर ये डिपेंडेंट हुआ करते थे. तो यहाँ पर जो आर्मिड्स हैं, आर्मिड्स भी दो तरह के थे. तो हमने ये पहले भी बात की हुई है. एक तो थे डेकनी आर्मिड्स, एक थे डेकनीज. इनको बोला जाता है इमिग्रेंट मुस्लिम्स, इमिग्रेंट मुस्लिम्स बोला जाता है. एंड हैड्स बीन
स्टेइंग फॉर अ लॉन्ग इन द डेक्कन रीजन, ये बहुत लंबे समय से डेक्कन रीजन के अंदर ही स्टे कर रहे थे। तो ये जो है वो स्टे कर रहे थे, स्टेड लॉन्ग, कहाँ पर, डेक्कन के अंदर, डेक्कन रीजन के अंदर ये स्टे कर रहे थे। और दूसरे कौन से थे, एक थे जो है डेक्कनीज कहा जाता है इनको, और दूसरे थे अफकीस। अफकीस, इन्हें कहा जाता है परदेसीज, इन्हें परदेसीज कहा जाता है। ये कहाँ से आए थे, ये आए थे सेंट्रल इंडिया, एशिया से। आई विल से सेंट्रल एशिया, मैंने इंडिया गलती से बोल दिया, आई एम रियली वेरी सॉरी। सेंट्रल एशिया से आए थे, ईरान से आए थे, और इराक से आए थे, और ये भी डेक्कन के अंदर ही सेटल हुए थे। लेकिन हाल ही में ये डेक्कन के अंदर सेटल हुए थे। तो ये कहाँ से आ रहे थे, सेंट्रल एशिया से, ईरान से, इराक से। तो इन्हें इसी वजह से परदेसीज कहा जाता है। और इन दोनों के बीच में एक जो है एक कॉन्फ्लिक्ट था, इन दोनों के बीच में टेंशन्स रहती थी, इन दोनों के बीच में टेंशन्स रहती थी। और इन्हीं टेंशन्स की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन का जो पोजीशन था वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता चला गया, इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं रही। जब एडमिनिस्ट्रेशन ही कमज़ोर होता जाएगा तब जो सल्तनत थी, जो किंगडम था बहमनी सल्तनत, तो वो भी यहाँ पर कमज़ोर होता जा रहा था, और ये इसके अंदर भी स्टेबिलिटी नहीं बची थी। तो इसी वजह से इन दोनों के बीच में जो टेंशन्स हो रहे थे, इसके बीच का जो टेंशन्स था वो कारण बना था जो गवान था उसके एग्जीक्यूशन का। जो गवान था, गवान को जो है एक डेथ का जो है उसका मर्डर हो गया, उसका जो है इसको एग्जीक्यूट होना पड़ा महमूद गवान को। वो भी इन्हीं की टेंशन्स के वजह से हुआ था, क्योंकि डेक्कनीज ने इन जो है गवान के खिलाफ एक जो है षड्यंत्र रचा था। तो वो सब चीजें हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस की थी। हमने जो है इसके बारे में बात किया था कि जो गवान है इसको एग्जीक्यूट कैसे किया गया। तो इन दोनों के बीच में टेंशन्स की वजह से ही, इसकी टेंशन्स की वजह से ही जो बहमनी सल्तनत है, बहमनी किंगडम है, बहमनी किंगडम जो है ये यहाँ पर इनस्टेबल हो गया, इसकी ये डाउन होता चला गया, ये इनस्टेबल हो गया, इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं बची थी। और यही एक कारण था इनके डाउनफॉल का भी। तो आगे अगर हम बात करें तो कुछ की टर्म्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती है इन द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है वजीर एक कुल। एक होता है फाइनेंस हेड, जैसे आज हमारे एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वैसे यहाँ पर फाइनेंस हेड हुआ करते थे। अब इनको बोला जाता है आमिर कुल, आमिर कुल। एक है फॉरेन अफेयर्स एंड रॉयल कोर्ट के हेड, एक होते हैं फॉरेन अफेयर्स एंड रॉयल कोर्ट को देखने वाले, उनके लिए एक पोस्ट होती है दैट इज वजीर अशरफ। वजीर अशरफ की पोस्ट होती है। एक होता है हेड ऑफ जुडिशरी एंड चैरिटीज, एक हेड ऑफ जुडिशरी एंड चैरिटीज का जो हेड है उसे बोला जाता है कि ये सदर जहां है, सदर जहान है। एक होता है हेड ऑफ प्रोविंस, दैट वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस हेड ऑफ प्रोविंस के बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया है। मैंने आपको बताया है कि इसे तरफदार कहा जाता है, ये है तरफदार।
और ये कुछ पॉइंट्स थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से रिलेटेड थे, तो हमने इनको यहाँ पर डिस्कस किया और यहीं से ही हमारा बहमनी सल्तनत जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे जो है वो कुछ प्रोविंशियल किंगडम्स रहते हैं, जैसे कि गुजरात का, उड़ीसा का, और कश्मीर का होगा। इस तरीके से और भी बहुत सारे हैं। जो भी प्रोविंशियल किंगडम्स होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको यूपीएससी ने ये बोला है कि मैं यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा, यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे, ऐसा नहीं बोला है। यहाँ से क्वेश्चंस आ भी सकते हैं। अब हर चीज इंपॉर्टेंट है। यू हैव ऑलरेडी सीन द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ 2026। वो लोग जो हैं आपको कह रहे हैं कि दैट इज एब्सर्ड। इतना एब्सर्ड नहीं था, दैट वाज डिफिकल्ट लेवल हो सकता है एग्जाम का। अगर मैं पॉइंटर्स लेकर के आऊँ आप लोगों के लिए, देन वो डिफिकल्ट था। उसे मैं एक लैंग्वेज में डिफिकल्ट कह सकती हूँ, दैट वाज नॉट एब्सर्ड। ठीक है, एथिक्स के 4 क्वेश्चंस थे, दैट डजंट मैटर। अगर आप उन्हें स्किप भी कर देंगे, अगर आपने पढ़ा है एथिक्स को, देन यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन इजीली। बट इफ यू हैवंट स्टडीड एथिक्स, देन यू कांट सॉल्व दोज क्वेश्चंस। देन अगर आप 4 क्वेश्चंस को छोड़ भी दें, देन यू स्टिल हैव 96 क्वेश्चंस। then you still have 96 questions which you have to do. आपको 96 questions में से करना था, आप उसमें से भी कर सकते थे। you can solve such questions too, तो आप उसमें से कर सकते थे। you can easily crack this exam। जिन्होंने भी क्रैक किया है, I congratulate to them। लेकिन जिनका एक एक मार्क से भी रहता है, सो प्लीज ऐसा नहीं है कि एग्जाम का जो है पैटर्न वो अलग ही लेवल का डाल दिया। ऐसा नहीं है कि अलग ही लेवल का बंदा था, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, एग्जाम डिफिकल्ट था, दैट वाज अनदर थिंग। वो डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन एब्सर्ड नहीं था। दैट वाज नॉट एब्सर्ड। आई विल नॉट यूज द वर्ड एब्सर्ड फॉर दैट। तो आज का जो है, इसी वजह से मैंने आपको बोला कि प्रोविंशियल किंगडम्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनको छोड़ना भी खतरे से खाली नहीं होता है। ग्रे एरिया से क्वेश्चंस वो पूछेगा, जहां से क्वेश्चंस अभी तक उसने नहीं पूछे, हो सकता है नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर वो वहां आपसे पूछ ले। जो जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसके अंदर वो आपसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछ ले। तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। दैट इज अप टू द विल ऑफ यूपीएससी। वो आपके इच्छा के अनुसार नहीं करेगा, वो अपनी इच्छा अनुसार के जो है क्वेश्चन पेपर्स को सेट करेगा, क्वेश्चंस को सेट करेगा। वो उसकी मर्जी है। अगर उसने डालना है तो वो डालेगा, अगर नहीं डालना है तो वो नहीं डालेगा। ऐसा नहीं है कि वो पूछेगा ही नहीं, हो सकता है पूछ ले। इसीलिए हमारे लिए सब कुछ ही पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें नेक्स्ट प्रोविंशियल किंगडम्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अच्छे से करेंगे, समझेंगे क्या हुआ कैसा हुआ, वो सब चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगी। तो अभी मेरे साथ बने रहिए आप मेडावल हिस्ट्री की सीरीज में। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टुवर्ड्स माय चैनल। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है प्रेपरेशन के रिलेटेड, तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर्स, ताकि आपकी प्रेपरेशन की जर्नी अच्छे से चले और आप अपने टारगेट को अचीव जरूर करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कीप लर्निंग एंड keep motivated.